नमस्कार जी, मैं नारायण लाल खरोड़। सबसे पहले आप सभी का अपने खुद के YouTube चैनल BN एजुकेशन विद एन के पर आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता है आज रविवार है, और रविवार के दिन हमने को क्या चर्चा करनी है उसका प्रचार प्रसार पिछले सप्ताह भर से मैं कर रहा हूं। और मैं कर रहा हूं क्या नया है नई शिक्षा नीति में, इस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं आने वाले रविवार को। जो आने वाला रविवार में कर रहा था ना, वो रविवार यही है, और इसी रविवार पर मैं आपके बीच में बात करने के लिए आया हूँ। और मैं एक बात और कर रहा था, प्रचार प्रसार कर रहा था तब, तो ये कर रहा था कि नई शिक्षा नीति पर या क्या नया है नई शिक्षा नीति में, इस पर बात करने के लिए हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे एक जिज्ञासु युवा के साथ। तो बहुत सारे ने मुझे पूछा कि जिज्ञासु युवा कौन है, तो मैंने कहा कि आप मेरे चैनल पर देखना, आपको पता लगेगा। ये है भाई साहब जिज्ञासु युवा। महेंद्र जेलिया हैं। जब से मोदी सरकार ने कि कैबिनेट ने 29 जुलाई को ये जो मंजूरी दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तब से लेकर के उनके बारे में कुछ न कुछ चीज़ें जानने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उस बदलाव को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं जो बदलाव इस एजुकेशन पॉलिसी के ढंग से इम्प्लीमेंट होने के बाद हिंदुस्तान में होने वाले हैं। इसीलिए मैंने विचार किया कि भी ये अच्छा मुद्दा भी है, नई शिक्षा नीति पर बात करनी भी चाहिए, एक हिंदुस्तानी को, एक भारतवासी को इस पर चर्चा करनी भी चाहिए। तो फिर मेरा लगा कि भाई इसको लेकर के एक वीडियो बनाते हैं हम लोग। वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के लिए कोई विशेषज्ञ चाहिए, तो विशेषज्ञ के रूप में हमने इन्हीं युवा को चुना, महेंद्र जेलिया को। और ये क्या करेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने इन्हीं को चुन लिया जी। पहले तो भाई साहब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। ठीक है जी, माड़ा वाड़ा से पहना नहीं सकते, हम क्यों स्वागत कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अपन बात करते हैं। बात ये है कि ये जो शिक्षा नीति आई ना, ये शिक्षा नीति क्या हिंदुस्तान में पहली बार शिक्षा नीति आई है, क्या उससे पहले भी शिक्षा नीति बनी हुई है? नहीं, अब तक ये पहली शिक्षा नीति है। पहले तो अब तक 3 शिक्षा, इसको जोड़ दें अगर हम, तो 3 शिक्षा नीतियाँ हो जाएंगी। पहली जो शिक्षा नीति थी 1964 में उसके प्रयास हुए थे। सबसे पहले कोठारी कमीशन था, उसको कोठारी कमीशन की सिफारिश से लागू हुई थी 1968 में, और पहली शिक्षा नीति फोर्स में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और उसके अब 34 साल बाद अभी ये नई शिक्षा नीति आई है। इसके ऊपर काम लगभग 3 साल पहले 2017 से चल रहा था, जब हमारे इसरो के चेयरमैन जो थे, पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, और उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, और उसने पूरे भारत भर से सुझावों को लिया। सुझावों को लेने के बाद ये जो 29 जुलाई को अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी थी। और ये जो है अब ये कैसे अलग है, तो ठीक है, वो ठीक है। तो मेरी बात समझिए, तो ये इसका मतलब है कि ये मेरे प्रश्न का जवाब तो इन्होंने दे ही दिया कि 1968 1986 में 2 शिक्षा नीति पहले लागू हो चुकी थी। ठीक है, और अब 34 साल के बाद ये शिक्षा नीति आई है। ठीक है, और के कस्तूरी रंगन जो इसरो के चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में ये मसौदा तैयार किया था, है ना। तो ये अभी मैं बीच में कुछ मोदी जी को भी सुन रहा था बीच में, तो मोदी जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कह रहे थे कि भाई ये पूरे देश में से सुझाव को इकट्ठा किया गया है और उन सुझावों को शामिल किया गया है, और 2-3 साल लगे हैं उनके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये मूल कारण भी हो सकता है कि इसका ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा। ठीक है, विरोध के स्वर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि इनके सबकी इच्छाओं को, सबकी मतलब सुझाव एडवाइस को माना गया। तो चलो ये तो ठीक बात है। लेकिन मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा आ रहा है। कन्फ्यूजन बताता हूँ आपको। कन्फ्यूजन ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में मैं पढ़ा हूँ या तुम पढ़े हो या सबको दूसरा कोई पढ़े होंगे, तो 10+2 वाला 10+2 वाला। और अभी एक फॉर्मूला सुझाया गया, तो अखबार के अंदर एक बढ़िया फंड, जब एजुकेशन पॉलिसी लागू का कैबिनेट ने मंजूरी दी तो बड़ा बड़ा था 5+3+3+4। मैंने सबसे पहले कुछ देखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो सबसे पहले इनको जोड़ दिया। जोड़ने पर मुझे बोला 15। इसका मतलब इधर 12वीं पढ़ेगा तो इस पॉलिसी में मेरे को 12 साल लग रहे हैं, और उधर मेरे को 15 साल लग रहे हैं। क्या इतना बदलाव हो गया? क्या है? ऐसा नहीं है। ये जो पहले जो था 10+2 यानी 12 साल, और अब अगर हम जोड़ें तो 15 साल हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं कि पहले क्या होता था कि जो बच्चा था वो 6 साल का होने के बाद उसको स्कूल में दाखिला दिलाया जाता था। अब की बार क्या, जो ये नई शिक्षा नीति आएगी तो उस पर क्या होगा, बच्चे को उससे 3 साल घटा दिया है। उससे 3 साल पहले, 3 साल का होने के बाद ही उसको इस शिक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। यानी उसमें क्या होगा, जैसे 3 साल का बच्चा हुआ, उसको सबसे पहले तो आंगनवाड़ी में वो 3 साल पढ़ेगा। उसको क्या होगा, वहाँ की जो होंगे कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के, या फिर जो प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसके लिए, और फिर वो वहाँ पर उसको खेल के माध्यम से उसको सिखाएंगे कि भाई कैसे सीखना है, वो वर्णमाला कैसे सीखनी है, गिनती सिखाएंगे उनको खेल में। बस्ते का बोझ बिल्कुल नहीं होगा, वो जाएगा वहाँ पर और वहाँ खेलेगा, दिन भर खेलेगा कूदेगा, और बस वहाँ जाएगा और घर पर आ जाएगा। ठीक है, बस यही होगा। उसके बाद की जो हम 5 की बात करें ना, पहले तो जैसे इसको बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज, ये जो 5 साल की है, फाउंडेशन है शायद,
हाँ सॉरी फाउंडेशन Foundation. सॉरी हाँ फाउंडेशन स्टेज मैंने भी थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा वैसे लिखा है, इसलिए ज़्यादा सॉरी है। फाउंडेशन स्टेज, इसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। इसमें 5 साल हैं, तो 3 साल तो आंगनवाड़ी में गुजार देगा, उसके बाद आएगा वो पहली में। 3 साल वो बीता चुका होगा आंगनवाड़ी में, और तब तक वो सब कुछ सीख चुका होगा, वर्णमाला, गिनती, ये सब सीखने के बाद वो आएगा पहली में और फिर दूसरी में। और यहाँ तक यहाँ की जो इसकी जो खास बात क्या है कि दूसरी तक एग्जाम होंगे ही नहीं, एग्जाम नहीं होंगे। दूसरी तक केवल जाना है वहाँ पर, सीखना है, अपने अनुभवों से सीखना है, और उसके बाद बस एग्जाम कोई नहीं। एग्जाम शुरू होंगे अगले स्टेज से। ठीक है, तो इसका मतलब 5 में पहली क्लास से पहले आंगनबाड़ी से 3 कक्षाएं और पहली दूसरी, ऐसा और दूसरी, हाँ, उसको भी हम 5 को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो जो पहली से एडमिशन होता है, तो उससे पहले 3 साल आंगनवाड़ी में, और पहली और दूसरी ये होगी हमारे स्कूल में। तो ये मतलब समझिए, अभी जो सरकारी स्कूलों में चल क्या रहा है, सरकारी स्कूलों में चलता है कि 6 साल की उम्र के अंदर एडमिशन दिलाया जाता है। ये नर्सरी, LKG, UKG, प्रवेशिका, प्रारंभिक, ये प्राइवेट संस्थाओं में चलते हैं, ये प्राइवेट संस्थाओं लेकिन में चलते सरकारी स्कूल में चलता है। अब सरकारी विद्यालय के अंदर भी मतलब यूं समझ लो कि 5 साल का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात इनकी बात से चल रही है, और मैंने बता लगा दी। ठीक है, क्या है कि मेरे को जब स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, स्कूल में पहली बार एडमिशन के लिए, तो जब मेरे को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो हुआ ऐसा था कि भाई हम रोते रोते हुए क्या कहते हैं, स्कूल रोते रोते हुए हम रो रहे थे। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, हमारी माँ बोलती है कि भाई आपको छोड़ने के लिए थे, तो क्या हुआ कि आप बहुत रो रहे थे। इसमें इस चीज़ को इलाज किया गया, बताया आपको, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब आप आंगनबाड़ी में जाएंगे या 5 सेकंड में जाएंगे, तो एग्जाम का कोई सिस्टम नहीं है, एग्जाम लेना ही नहीं है, खेल में सिखाना। और एक छोटा बच्चा जो होता है, वो छोटा बच्चा खेल के प्रति बड़ा दिखा, वो अपने मोहल्ले के अंदर आराम से अपने साथियों के साथ खेलता रहता है। तो ऐसे खेल खिलाए जाएंगे, खेल के अंदर पढ़ाया जाएगा, तो उसको स्कूल जाने का बर्डन नहीं होगी। शायद बस्ता ही नहीं होगा, आप समझिए, बस्ता ही नहीं होगा, उसको जाना अगर खेलने जाना, जाओ बस खेलो और खेल के। अब ये चीज है, यहाँ पर अगर माना कि टीचर अच्छे ट्रेन हो जाए, आंगनबाड़ी के टीचर ट्रेन हो जाए, प्रथम द्वितीय में जो पढ़ाने वाले वो टीचर ट्रेन हो जाए, और फिर खेलने की सुविधाएं बहुत शानदार मिल जाए, तो बच्चे को केवल क्या है, आनंद जाना है, खेलने जा रहा है, और खेल में सीख जाएगा। बिल्कुल, यही है कि जब वो बच्चा जाता है, अभी क्या जाता है कि हम शुरू से LKG में जाता है, नर्सरी में भी जाता है, प्राइवेट स्कूलों में भी जाता है, तो क्या बस्ता पीछे रहता है। हाँ, ये और वहाँ बैठेगा और सारे दिन बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको देखना है, और फिर उसको पढ़ना है। वहाँ पर पहली में, दूसरी में, और इसके अलावा एग्जाम भी होते हैं अभी। हाँ, एग्जाम भी होते हैं नर्सरी में, लेकिन हमने तो नर्सरी के पेपर देखे भैया, ये सब इसको लिखना चाहते हैं। तो अब आप समझ जाइए क्या बुनियादी बदलाव हुआ है, क्योंकि हमारा छोटा सा बच्चा जो अभी 3 साल का होगा, आंगनबाड़ियों में जाएगा। ठीक है, प्रथम कक्षा से पहले का सिस्टम पढ़ेगा, खेल कूद में पढ़ेगा, खेलेगा, खेलों के अंदर ठीक है सीखेगा, बस्ते का बोझ नहीं होगा, परीक्षाएं नहीं होगी, ऐसी शिक्षा में पढ़ना पड़ेगा साहब। अभी की शिक्षा में कंपैरिजन कर लेना, अभी तो पैक कक्षा में घुसे नहीं, नर्सरी में घुसे नहीं, किताबें लेनी पड़ती है, एग्जाम देने पड़ते हैं, बोझ पीछे लटकाना पड़ता है, सबसे निजात मिलने वाली है। तो ये हो गया यहाँ पर बदलाव 5 के अंदर। हाँ, ये बदलाव ये पहला ठीक है, ये चीज रोते रोते नहीं जाएगा भाई साहब, मेरे जैसे रोते रोते नहीं जाएगा, उसको मतलब स्कूल जाना, उसको आनंद से जो भी मजा आएगा, स्कूल जाएगा, स्कूल में खिलाया जाएगा। ठीक है, और एक ध्यान रखिए, ये जो साधन है, संसाधन जो है ना, इसके लिए वो GDP वाला भी सिस्टम है। यहाँ गवर्नमेंट 6% GDP खर्च करेगी, तो उसमें साधन संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा है, तो इसके लिए अगर ये पूरा वो उसके ऊपर बात करेंगे हम अंत में, लेकिन अगर सारा पैसा खर्च कर लेगी तो शानदार सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ बदलाव। शिक्षा नीति में यही कहा गया कि जो हमारे विद्यालय है ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा तो अच्छे खेल होंगे। और अगर लोकल खेलों को शामिल कर लिया माना कि भाई साहब, ठीक है, लोकल खेलो, क्या मजा आएगा साहब जी यार, खेला का मजा आएगा, ये तो आनंद ही आनंद होगा। ये तो उसमें है, ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, ये बुनियादी बदलाव हुए हैं। देखो, तो ये 5, इसका मतलब मेरे को भी समझ में आ गया, पता चला कि जो पहली से, अब एडमिशन पहली से नहीं होगा, हाँ, वो अब 3 क्लास पीछे चले गए, 3 साल से एडमिशन होगा उसका। सही बात। ठीक है, ये 5 के बाद ये 3 आता, अब 3 का मैं आगे जोड़ सकता हूँ, 3 4 5। हाँ, अब जो शुरू होगी वो होगी उसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। वो मतलब 3, ये फॉर्मूला 5 + 3 का मतलब 3 4 5 तो निकल गए, अब 3 और जुड़ेंगे इसमें, जो 3 4 और 5, ये कक्षा 3 4। इसमें बुनियादी बदलाव क्या हुआ? इसमें बुनियादी बदलाव ये हुआ कि अभी तक जो चल रहा था हमारा सिस्टम, चल रहा है अभी, चल रहा था क्या था, तो उसमें क्या है कि था लगा दिया। हाँ, तो ये चल रहा है सिस्टम, और उसमें अब जो नया सिस्टम आएगा उसमें मातृभाषा में पढ़ाई होगी। अगर मातृभाषा नहीं है, जैसे हमारे राजस्थान में नहीं है मातृभाषा तो होती है वैसे, तो जहाँ पर मातृभाषा है, मातृभाषा या तो रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, जो आसपास की भाषा है उसमें उसको सिखाया जाएगा, और अध्यापकों को भी इसके लिए ट्रेंड किया जाएगा कि आप मातृभाषा में पढ़ाओ। ठीक है,
ये वाला सिस्टम इसमें जो ये 3+ मतलब मूल जोर मातृभाषा में, मातृभाषा में बाकी मूल जोर। ठीक है। हाँ, और और इसमें भी यही है कि बस्ते का बोझ जितना कम हो सकेगा उतने करेंगे। यानी अभी तक क्या है कि अभी जैसे अभी कर भी दिया है, पहले जो आजकल उसको पार्ट में बांट दिया हुआ किताबों को। पहले गणित की अलग होती थी, विज्ञान की अलग होती थी, अभी तीसरी चौथी पांचवी में किताबें कैसे चल रही हैं कि उसमें किताबें जो हैं वो भाग में बांट दिया। यानी एक ही किताब में अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, गणित भी है, वो सभी इसी में शामिल कर लिया गया है। और इसमें ये जोर बिल्कुल कि क्योंकि जो बच्चा होता है मातृभाषा में बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। सही बात है। मातृभाषा जो है उसी में सीखता है बच्चा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो सीख सकता है वो एक दूसरी भाषा में किसी उसके ऊपर जो दूसरी भाषा है उसको नहीं सीख सकता। तो ये जोर दिया गया है इसमें कि मातृभाषा में बच्चा सीखेगा। ठीक है। मतलब आपको पता है 5 के बाद 3 है ना, 5 + 3 है, तीसरी चौथी पांचवी। और इसके अंदर जो बेसिक बदलाव किया गया ना वो है पेशाब मदर टंग, मातृभाषा को उपयोग करेंगे साहब। कितना बढ़िया चीज़ होता है। हाँ, मैं खुद कभी पढ़ाता हूँ तो कभी कभार कोई मातृभाषा में मेवाड़ी मारवाड़ी शब्द में बोल देता हूँ, तो जैसे ही मेवाड़ी बोलता हूँ और मेवाड़ी बोल देता हूँ तो बच्चों के चेहरों पर एक अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुराहट आ जाती है। उसके पीछे क्यों है? क्योंकि वो मदर टंग है, और मदर टंग में क्या उनको अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है। और एक चीज हम समझ लीजिए कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, मदर टंग में वो अच्छा समझ सकता है। अगर मातृभाषा पे जोर दिया गया है, खूब जाना एजुकेशन पॉलिसी जिसकी नंबर 1 एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका भी हमने रिसर्च किया था। फिनलैंड था ना, फिनलैंड उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर वो वहाँ की जो संस्कृति है उससे सिखाया जाता है, उससे सिखाया जाता है। अब समझिए चाइनीज जो लोग होते हैं वो अपनी चाइनीज कोई भाषा भी सिखाते हैं, वो दूसरी भाषा में घुसते ही नहीं है। चाइनीज वाले तो जानते ही नहीं, अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं चाइना में। ऐसा भारत एक ऐसा देश है जहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन अधिकांश मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे बहुत से देश होते हैं जो केवल अपनी भाषा में, अधिकांश देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा में सिखाना पसंद करते हैं, भाषा में सिखाते। और हम क्यों दूसरी भाषा करते हैं? वैसा तीसरी चौथी पांचवी का कल्चर कैसा है भाई? क्या करना, अंग्रेजी मीडियम में चाहिए। अंग्रेजी मीडियम में बच्चा नहीं पढ़ेगा तो काय चीज है, काय घबराता। अंग्रेजी मीडियम ने हिंदी मीडियम में अपनी लोकल भाषा में पढ़ो तो क्या फर्क पड़ रहा जी। एक बच्चे के साथ मेरा एक्सपीरियंस ही भी सब एक्सपीरियंस ये था कि एक बच्चे को पूछा कि ये क्या है? कागला। कागला लोकल, ये हमारे मारवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी भाषा ठीक है, मेवाड़ी भाषा बोले कागला। अब उसको वहां सिखा दिया गया क्या स्पेलिंग होती है उसकी? क्रो CROW, तो उसको पता है ये क्रो, लेकिन उसको ये पता नहीं, जब भी उसको शकल दिखेगी ना तो शकल दिखती है तो वो उसको क्रो नहीं बोलता, वो बोलता कागला आई है, उसको बस स्पेलिंग पता है। रोटी कौन ले गया भाई? मेरी रोटी कौन ले गया? कागला रोटी ले गया। वो ये थोड़ी क्रो रोटी ले गया, हाँ नहीं ले गया उसको। ये एनवायरमेंट अपना आसपास का एनवायरमेंट तो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। आसपास का एनवायरमेंट तो ऐसा है कि भाई हम सामान्य भाषा जो अपनी यूज होती है, गुजराती वाले गुजराती बोलते हैं, मराठी वाले मराठी बोलते हैं, तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हम लोग यहाँ राजस्थानी है तो मेवाड़ी बोलते हैं। तो अब लोकल भाषा में सिखाया जाएगा, ये जरूरी है। ये बिल्कुल है। ये मेरे मातृभाषा को शामिल किया, इसके लिए तो धन्यवाद का पात्र है। और एक मातृभाषा अंग्रेजी भाषा के साथ बच्चा कनेक्ट ही नहीं होता। अभी मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो क्या करते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको अभी तक किताब पढ़ना नहीं आता। क्या बात है। हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी में बच्चा अंग्रेजी मीडियम जा रहा है, हिंदी को अच्छे से पढ़ सकता है लेकिन अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, जबकि अंग्रेजी माध्यम में जा रहा है, मीडियम में जा रहा है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 3 4 5 मतलब 5 + 3 में मातृभाषा के अंदर एक्टिविटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बस्ते का बोझ यहाँ पर भी नहीं होगा। परीक्षाएं यहाँ से शायद शुरू हो जाएगी। सही है? हाँ, परीक्षा जो है वो दूसरी क्लास से शुरू होगी और ऐसी परीक्षा होगी कि उसमें रटन प्रणाली पर जो रटन विधि उस पर जोर नहीं दिया जाएगा। बच्चे को उसने क्या सीखा है और उसमें मूल्यांकन थोड़ा अलग तरीके से होगा। वो मूल्यांकन कैसे होगा कि इसमें मूल्यांकन टीचर भी करेंगे। अभी तक तो क्या करते हैं कि एग्जाम लेते हैं, लास्ट में टीचर दे देते हैं नंबर और इसी नंबर को घर पर बताता है और कहता है कि हाँ अच्छे नंबर आए तो बच्चा होशियार है और अच्छे नंबर नहीं आए तो बच्चा होशियार नहीं है। अब की बार मूल्यांकन कैसे होगा कि उसमें मूल्यांकन एक तो अध्यापक करेंगे, अध्यापक उसको नंबर देंगे, दूसरा वो बच्चा खुद अपने आपको नंबर देगा। क्या बात है कि मैं कितना होशियार हूँ, मुझे क्या आता है, कुछ आता ही नहीं आता है। और इसके अलावा उसके जो सहपाठी हैं, क्लासमेट, वो भी देंगे कि उसको कितना आता है, उसका व्यवहार कक्षा में कैसा है, हमारे साथ कैसा व्यवहार है उसका। तो ये इस प्रकार उसका मूल्यांकन। ये जो अब आगे है ना, पूरी का मूल्यांकन का पैटर्न बदल गया। मतलब ये तो मूल्यांकन का पैटर्न में ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब जो होगा जैसे तीसरी चौथी पांचवी वो आगे का स्टेज पर बात करेंगे, उनमें मूल्यांकन के पैटर्न में एक तो मार्क्स मिलेंगे, उनको नंबर मिलेंगे, एक वो अपने जो उसके साथ जो फ्रेंड्स हैं, जो सहपाठी है, जो उसके साथ पढ़ते हैं,
वो भी उसको नंबर देंगे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मुझको दिखाई दे रहा है। बेनिफिट है कि अगर माना कि अगर अपन साथ में पढ़ते हैं तो अपन आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर मैंने इसके साथ संबंध बिगाड़ दिया तो मेरे को नंबर कम देगा। वो कहेगा कि तूने तो मेरे साथ झगड़ा किया था, ले तेरे को नंबर कम दे देता हूं। ये चीज ये सिस्टम क्या है, आप समझ रहे हो, ये बहुत बुनियादी बदलाव है। ठीक है, मैं तो ऊपर वाले से अगरबत्ती लगा दूंगा 5 रुपए की जेड बोलेगी कि ये ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, कोई नेतागिरी में कोई इसमें कोई अड़ंगा नहीं डाले, और ठीक है कोई इसका मतलब इम्प्लीमेंट हो जाए तो कितना बढ़िया चीज है। टीचर देगा नंबर, वो टीचर उसकी मार्किंग करेगा, बच्चा खुद अपनी मार्किंग करेगा और सेफटी भी करेगा और नंबर भी मिलेंगे, परीक्षा भी हो गई, एग्जाम मिल गया। तो ये 3 4 5 के अंदर मातृभाषा अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 + 3 तो अगला 3 दिमाग में मेरा आ रहा वही है आंसर। तो हाँ 5 तो हो गए, 3 हो गए, अब 3 साल और आ जाओ आगे। 6 7 8 तो क्या है? 6 7 8 क्या है उसमें? ये 6 7 8 में क्या होगा, जो बच्चा होगा वो 6ठी में एडमिशन लेगा। अब ये कहा तो इस पॉलिसी में ये भी गया है कि जो 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाओ, हो सके तो 8वीं तक पढ़ाओ, आगे भी ले जाओ, और अगर नहीं हो सके तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है। इसमें क्या होगा कि एक तो आप कोई सी भी 3 भारतीय भाषाओं में आप पढ़ा सकते हो, तो आप 3 भाषा लेना। अंग्रेजी को भारतीय भाषा मानेंगे या नहीं, अंग्रेजी को भारतीय भाषा माने या नहीं माने, इसके ऊपर भी एक अच्छा डिबेट है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं और चल भी रही है। 6ठी 7वीं 8वीं पर अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्कूल पढ़ाना चाहते तो उसको रोक नहीं लगा गवर्नमेंट उसको अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। हाँ, लेकिन इसका प्लस पॉइंट एक है कि अभी तक जो शिक्षा चल रही है वो केवल किताबें हैं। अच्छा, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी ये भाषा चलती है, संस्कृत। अब क्या होगा इसमें, इसके अलावा बच्चों की इंटर्नशिप होगी, उसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। उनको सिखाया जाएगा कि सिलाई कैसे होती है, उनको मोबाइल रिपेयरिंग कराएगा, मोबाइल रिपेयर कैसे, उनमें एक होगा सिस्टम। उनकी छुट्टियां होंगी, उन छुट्टियों में उनको बताया जाएगा कि भाई मोबाइल रिपेयरिंग कैसे करते हैं, उनको सिखाया जाएगा, उनको ले जाया जाएगा कहीं पर, या उनको बुलाया जाएगा कि मोबाइल रिपेयर कैसे करते हैं, सिलाई कैसे करते हैं, या बच्चा जिसका इच्छुक है वो उसमें पढ़ेगा। वोकेशनल वाला है ना? हाँ, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है। इसके अलावा जो अभी जो शिक्षा नीति उसमें कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। 6 7 8 में कंप्यूटर शिक्षा, हाँ, कि कंप्यूटर शिक्षा में जो बेसिक होते हैं, जैसे विंडोज़ हैं, उनके अंदर जो भी फाइल हैं कैसे ओपन करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है कंप्यूटर के बारे में, जिससे कि वो कहीं पर अटके नहीं, कंप्यूटर भी सीख सके, वो जो है इसमें जोड़ा गया है। इसमें ये दो बातें जो है वो पुरानी शिक्षा नीति से उसको अलग करते हैं। यही बुनियादी बदलाव इसमें। 6 7 8 की आप बात 6 7 8 की बात 3 वैसा 5 के बाद 3 3 के बाद 3 ये दूसरा जो 3 है वो 6ठी 7वीं 8वीं है। हाँ। जैसे बातचीत में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, पर मैं थोड़ा सा उसका क्लियरिफिकेशन कर लेता हूँ, मजा उसी में। हाँ, वही मजा उसी में तो 6 7 8 के अंदर त्रिभाषा का फॉर्मूला। ठीक है, आप अंग्रेजी को भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई सिस्टम नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने बंदीगत भी नहीं की, बंदी भी नहीं लगाई है, आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं। नहीं, मतलब इसमें ये कहा गया कि किसी भी बच्चे के ऊपर भाषा थोपी नहीं जाएगी, जो पढ़ना चाहता है थोपने चाहिए भी नहीं, क्योंकि विविधताओं का देश है, भाषा थोप करके तो चला भी नहीं सकते, तो बढ़िया चीज है, अच्छी पॉलिसी। ठीक है, अब इसके अंदर जो वोकेशनल सिस्टम, इसमें क्या होगा कि बच्चों से पूछा जाएगा, इंटर्नशिप के जाएंगे, उसे पूछा जाएगा भाई तू कौन सा काम करना चाहता है, वो कहता है तो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करना चाहता हूँ, तो शायद ऐसी टुकड़ी बना देगी, वो मोटरसाइकिल रिपेयरेशन वाले के पास पहुंचा देंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मोटरसाइकिल रिपेयर कर सकता है। सिलाई सिखाई जाएगी, जो काम धंधे जो सिखाई जाता है ना, तो व्यावसायिक शिक्षा, ये 6ठी 7वीं 8वीं में इस शिक्षा नीति में नहीं सिखाया जाता साहब। अब वो काम करना सीख ले। इसका एक पर्पस ये है कि अगर हम अभी से सिखाएंगे तो आगे जाकर जो सीखना चाहिए जरूरी है। ये आप टॉप लेवल की जो एजुकेशन पॉलिसी होती है ना, जो टॉप लेवल की, मतलब ये कंट्री बेस्ड का मतलब ये पूरी शिक्षा नीति ऐसी जिसमें इनोवेशन पर, नवाचार पर जोर दिया गया। क्या बात है कि मतलब रटना नहीं है, आप सीखो, अब सोचो कि ये सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये वाला है। मतलब इसमें एक तो कंफर्म है कि वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज आप इंटर्नशिप करेंगे, आपको जो काम करना, सिलाई सीखनी तो सिलाई सीखने के लिए भेज देंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट आप अगर कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो आप लोग समझ जाइए कि ऐसी बुनियादी चीज 6 7 8 के अंदर आ जाती है। खूब सारे काम धंधे सिखाने का प्रोग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर, क्योंकि आप कंप्यूटर का जमाना है साहब जी, और कंप्यूटर के जमाने में कंप्यूटर के ऊपर अगर नेसेसरी कर दिया गया है तो उसके बीच के बीच में आपको जो शायद अगर मायने कि आप समझ जो गवर्नमेंट ने कहा इस पॉलिसी के अंदर कि 6% जीडीपी खर्च कर ले, अभी 2.5-3% जीडीपी खर्च होती है, अगर रिपीट कर लोगे एजुकेशन पे, रियलिटी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो गया और 6% जीडीपी खर्च होगी, तो आप समझ लो कि ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लबरेज होगी, कंप्यूटर लेबे होगी, आराम से आपको पढ़ने का शानदार मौका मिलेगा। संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर नहीं है। अभी दिक्कत यही है कि हमारे पास क्या है कि इतना खर्च ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतना खर्च करती नहीं है। अब हम बोलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो
बच्चों के पास बैठने के बराबर जगह नहीं है, कमरे ही नहीं है, क्या करें? ये अगर माना कि वो 6% खर्च कर दे ये तो खर्च देखिए हो ना। तो हो जाएगी, और कंप्यूटर भी आ जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेन टीचर होंगे तो बच्चे जो होंगे वो पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक और है, हाँ, ठीक है, सही बात है। ये तो ये ध्यान में रखिए जी, व्यावसायिक शिक्षा पे जोर, त्रिभाषा का फॉर्मूला, अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं आप। आपको यूं नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी भाषा के रूप में। और आपको कंप्यूटर शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज है कि व्यावसायिक शिक्षा। अरे जनाब, अगर हमको कोई पूछ लेता 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ रहे होते, कोई इंटर्नशिप कराता था, आप क्या करते हैं? बच्चों को मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा। क्या करेगा? तो अभी तो बस दिमाग में आता है मैं मोटरसाइकिल तैयार करूंगा, मोटरसाइकिल तैयार करो तो कम से कम अभी से करो। और इसमें ये भी है कि जो अभी अगर तैयार करेगा उसका दिमाग उसमें लग जाएगा तो आगे जाके बेरोजगार नहीं होगा वो। क्या बात है, ये अच्छी चीज है। मतलब अगर कोई काम सीख गया तो वो काम कर लेगा, पैसा कमा लेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि क्योंकि हम जानते हैं कि सभी डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे, ऐसी बात नहीं बनेगा, काम बनते हैं, काम बनते हैं, वो दूसरा काम ही करते हैं। और अगर वही काम अगर वो 6ठी 7वीं 8वीं से करने लग जाए तो ये तो अच्छी बात है। स्किल डेवलपमेंट का अच्छा स्किल डेवलपमेंट, हाँ, स्किल डेवलप का अच्छा प्रोग्राम इस पर 6 7 8 में स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी में। ठीक है जी, अगरबत्ती लगा देना आप ही मेरे जैसे 5 रुपए की जेड बुले की, जो भी आपके देवी देवता हो के वे इम्प्लीमेंट करवा देना, कोई बीच में अड़ंगा मत उड़वा देना, इसको लागू करना। हाँ, हो जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जिसका मतलब 5 + 3 + 3, जिसका मतलब 4 का मतलब वही है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। हाँ, वही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, ये पूरा गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया, गुच्छा हो गया बस। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या बदलाव है? अब आपको जैसे हमें पता है कि पहले तो 10 तक बोर्ड होती थी, 10वीं तक हम बोर्ड परीक्षाएं देते थे, 9वीं 10वीं में भी हमें गणित विज्ञान ये सब पढ़नी पड़ती थी। अब क्या होगा कि अब जो 9वीं से फॉर्मूला लागू होगा, 9वीं से क्या होगा कि सब्जेक्ट लेंगे हम, और इसमें ये बदलाव 9 से मतलब 11 पे सब्जेक्ट नहीं लेना है, अब सब्जेक्ट अब 9 से लेना है, 9 से सब्जेक्ट लेना, ये तो लागू हो गया। 9वीं से सब्जेक्ट लेनी है, और सब्जेक्ट ऐसे लेनी है। अब स्ट्रीम को खत्म कर दिया। पहले तो ये होता था कि साइंस में जाएंगे, ये आर्ट्स में लेगा, ये कॉमर्स लेगा, और फिर एक ट्रेंड भी बन जाता था कि तूने साइंस ले रखी है, ओ इसका मतलब होशियार है, और आर्ट्स तो आर्ट्स है, अच्छा तो अब ऐसा खत्म कर दिया। अब जैसे अगर विद्यार्थी को पसंद है कि मैं एक तो मुझे अकाउंट लेनी है, ठीक है, एक मुझे बायोलॉजी लेनी है, क्या बात है, और एक मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तीनों को साथ में ले लेगा, क्या बात है, और तीनों को साथ में पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रीम को खत्म कर दिया। पहले तो क्या होता था कि किसी को साइंस पढ़नी है, मतलब किसी को बायोलॉजी पढ़नी है, तो उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये उसके ऊपर बोझ था एक तरह से। किसी को बायो पढ़नी है, इसका मतलब उसको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और अगर किसी को एग्रीकल्चर पढ़नी है तो उसको केमिस्ट्री पढ़नी है, ये। और अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो 2 आर्ट्स की लेनी पड़ेगी। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको साइंस ही पसंद है या कॉमर्स ही पसंद है, होता है। जैसे मेरी खुद की सब्जेक्ट है, पहले साइंस थी, अब आर्ट्स है, क्योंकि मुझे राजनीति विज्ञान भी अच्छी लगती है, और हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, इतिहास भी अच्छा लगता है, और बायोलॉजी अच्छी लगती है। अब लेकिन मैं राजनीति और विज्ञान तो पढ़ सकता हूँ, राजनीति विज्ञान और इतिहास तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता। पहले बायोलॉजी पढ़ सकता था, तो राजनीति विज्ञान और ये नहीं पढ़ सकता था। तो ये स्ट्रीम खत्म कर दी है। अब कोई सी भी सब्जेक्ट लो, जितनी सब्जेक्ट है उसमें कोई सा भी गुच्छा बनाओ आप, 3 सब्जेक्ट का कोई सा भी गुच्छा बनाकर आप पढ़ सकते हो। ये वहाँ परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न ये होगा कि जो 10वीं पहले बोर्ड होती थी और 12वीं भी बोर्ड होती थी। अब क्या होता है, और एक लास्ट में एक एग्जाम होता था, तो बच्चे क्या करते थे कि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जनवरी और फरवरी आया और किताब वो लेकर बैठ जाएगा और पास भी हो जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। क्या होगा, अब जो होंगे वो सेमेस्टर में होंगे, 2 सेमेस्टर में होंगे, 6 महीने में एग्जाम होंगे। 12वीं में 9वीं में भी 2 सेमेस्टर है, 10 बोर्ड की परीक्षाओं में, और वो तो होंगे ही हैं। वो तो वैसे हम पता ही है कि अभी भी हो रहे हैं, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा। लेकिन बोर्ड में ऐसा होता था ना, बोर्ड की है मेन, तो बोर्ड में 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, बोर्ड में 2 सेमेस्टर हो जाएंगे भाई। एक तो 6 महीने में होगा, और एक 12 में, वो जो साल की परीक्षा होती है, जो पहला होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा, और दूसरा कहते हैं कि जो लिखित परीक्षाएं होंगी, ये 10वीं में भी होगा और 12वीं में भी होगा। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी लेवल है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी लेवल, इसमें बच्चा जो होगा वो उसमें फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें पढ़ सकता है। फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी, इंग्लिश वैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हमारे भारत में उसको फॉरेन लैंग्वेज क्यों कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं फॉरेन लैंग्वेज ऐसी होती है जो जापानी है, जैसे फ्रेंच है, जैसे जर्मनी में जो बोली जाती है, तो ये भाषाएं जो वो उसमें सीखेगा 9वीं से लेकर 12वीं में सीख सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आकर वो सीख सकता है। ये बुनियादी बदलाव यहाँ पर हुए हैं जो पहले नहीं थे। अब 9वीं से आप सब्जेक्ट लो, और हो सकता है 2 साल पढ़ो पहले, और हो सकता है 11वीं में चेंज भी कर लो, आप बदल लो। जैसे आपने 9वीं में पढ़ा, इतिहास पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ लिया आपने, केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, फिर ठीक नहीं लगा कि ये तो
अलग है या सही नहीं change है, कर मुझे थोड़ा अलग करना है, तो 12वीं में जाकर 11वीं में चेंज कर लो। बस ये वाला सिस्टम यहाँ पर थोड़ा अलग है। ठीक है जी। यहाँ बहुत भारी बदलाव हुआ साहब जी। मौजूदा का सत्र मैं जानता हूँ, 9th-10th मैंने पढ़ी है, 10th की मैंने बोर्ड भी दी है, हम सभी 11th-12th से मैंने बोर्ड साइंस सब्जेक्ट लिया। अब साहब जी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये खत्म हो गया साहब जी, साइंस खत्म, कॉमर्स खत्म, एग्रीकल्चर खत्म, आर्ट्स खत्म। अब ये समझ लीजिए अगर ये सिस्टम होता तो भाई साहब आनंद ही आनंद होता। कारण होता कि मेरे सब्जेक्ट बताता हूँ आपको, अगर मैं ये सब अब जैसे मैं तो 10th के बाद लिया मैंने, अगर 9th में लेता तो भाई साहब मुँह लेता सबसे पहले तो बायोलॉजी, हाँ, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, Interested पॉलिटिकल साइंस, हाँ, थोड़ा बहुत शौक है हाथ जोड़ने का शौक मेरे को, तो पॉलिटिक्स में रुचि भी है बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स लेता। हाँ। और इसके साथ में एक फिजिक्स पढ़ ले सकता था या मैथमेटिक्स पढ़ सकता था मैं। हाँ। ठीक है, तो ये मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट थे। तो इसका और ये मतलब सब होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब मैं मैथ्स लेना चाहता था तो बायो नहीं, बायो के साथ मैथ्स नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। ये मेरे साथ हो जाता। तो ये एक बुनियादी बदलाव अब आप समझ जाइए। अब यहाँ जाने के बाद लेकिन ये आपके साथ नहीं हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ और हर बच्चे के साथ ऐसा हर बच्चे- अब नहीं होगा ना? नहीं, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब वो इसकी पसंद के 3 सब्जेक्ट यहाँ कोई सी भी ले सकता है। तो अब मेरे सुनेंगे अब, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब जाओ, अगर आप इस एजुकेशन पॉलिसी में 9वीं कक्षा में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आर्ट साइंस कॉमर्स चूज नहीं करना, आपकी इच्छा हो जो पढ़ सकते हो। आप म्यूजिक के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट आप स्ट्रीम खत्म कर दी, स्ट्रीम खत्म कर दिया। एक चीज तो ये स्ट्रीम खत्म करने के साथ यहाँ पर ये जो बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के जो बोर्ड के जो होते हैं, ये बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड के, ये सीबीएसई बोर्ड का या अदर कोई बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड के, तो इन बोर्ड का जो बर्डन होती थी उसका एक तरीका मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस बोर्ड का सिस्टम, तो इस बोर्ड के सिस्टम को खत्म किया तो मैं जानता हूँ कि इसको खत्म करना भी देना चाहिए। बोर्ड की एग्जाम कराने से पहले जो बोर्ड की परीक्षाओं से पहले का जो मैंने नर्वस सिस्टम देखता हूँ, उनका तनाव देखता हूँ, उनका टेंशन देखता हूँ, तो अच्छा अटपटा लगता है। अब 10वीं की परीक्षा 2 सेमेस्टर में होगी। एक सेमेस्टर में एबीसीडी वाली, एबीसीडी वाली, एबीसीडी वाली ईच एंड एवरी कंपटीशन एग्जाम जो इंडिया में हेल्ड किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, और ईच एंड एवरी एग्जाम जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों का आंसर देगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और बात समझिए, यहाँ पर आप फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज का मतलब आप जर्मनी चूज करके पढ़ सकते हैं, आप फ्रेंच चूज करके पढ़ सकते हैं। अभी हमारा चाइना के साथ थोड़ा लड़ी झगड़ा चल रही है, इसलिए एजुकेशन पॉलिसी में चाइना को उस भाषा में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा एक चीज इसमें और जोड़ी गई है, जो अभी तक पढ़ रहे हैं वो रिटर्न प्रणाली पर है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, उसमें किस किसने भाग लिया था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो एनसीईआरटी इसके बाद एनसीईआरटी जो हमारे पाठ्यक्रम लागू करती है, एनसीईआरटी ये जैसी सिस्टम लागू हो जाएगी उसके बाद एक पाठ्यक्रम लागू करेगी और उसमें बच्चों को ये बताया जाएगा कि 1857 की क्रांति कब हुई थी। ये नहीं बताएगा क्यों हुई थी, कारण क्या था, क्या बात है, कारण क्या था। ये आलोचनात्मक थिंकिंग, उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक जो विचार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि उनको ये नहीं कि उसको याद करा कर क्या करेंगे कि कब हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये कारण उसको बताया जाएगा इसमें। कि जैसे जो इसको आलोचनात्मक थिंकिंग हम बोल रहे हैं, व्हाई एंड हाउ, ऐसे पर्सन रीजन वाले। अभी हम क्या रिटर्न दिए कि हाँ ये यहाँ हुआ था, कब हुई 1857 को, ये था क्या। और इसी का ये पर्पस है कि पहला तो होगा जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसमें तो ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था, और उसके बाद दूसरा होगा कि जिसमें लिखित परीक्षाएं होंगी उसमें उसके विचारों को पता लगा जाएगी कि बच्चा सोचता क्या है, उसके विचार क्या है, और क्योंकि हमारे लिए विचार ही जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान में आ गया जी। अब ये देखो 5+3+3, यहाँ 4 का बुनियादी बदलाव समझिए। कोई सब्जेक्ट में आपकी मन चाहे जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और उसके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जो तरीके हैं, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी का सिलेबस भी चेंज होगा, समझ लीजिए। किताबें का पैटर्न चेंज होगा, टीचरों की ट्रेनिंग चेंज होगी, उसका पढ़ाने का तौर तरीका चेंज किए जाएंगे। निगरानी करने के लिए भी उनके ऊपर एक ग्रुप बनेगा जो निगरानी करेगा, कोई कैसा पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। तो सब बहुत बुनियादी बदलाव हुए हैं। आप अदर जो फॉरेन लैंग्वेज है आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ना मतलब कुल मिलाकर के एक समाज तक जब 12th तक पढ़ेगा, स्कूलिंग पूरी होगी, जब पूरा होगा तो शायद बहुत रहेगा। इसका मतलब यही तो 5+3+3+4 यही है। जब ये बच्चा 18 साल का होगा तब तक वो 12वीं पास कर लिया होगा, 12वीं पास कर, और उसके बाद जो हम आएंगे हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में आएंगे। हायर एजुकेशन, इसका मतलब मेरा समझो, मेरा कल्पना समझो, यानी अब इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा आएगा तो 15 साल पढ़ना होगा, नहीं,
वो 3 साल पहले से पढ़ेगा, यानी आंगनबाड़ी से शुरू होगा, हाँ, वो 3 साल तो होगा, idea आ गया हमको। फिर 2 साल होंगे, 2 साल पढ़ेगा स्कूल में जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद वो तीसरी चौथी पांचवी पढ़ेगा, फिर पांचवी, फिर छठी सातवीं आठवीं, फिर नवीं दसवीं, नवीं से वो सब्जेक्ट। चलिए जी, अब आप एक थोड़ा कल्पना कीजिए बाई चांस, ये तो अब आप समझो कि अब जैसे 2022 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी चल गई और 2022 के अंदर कोई बच्चा 3 साल का हो गया। कल्पना, मेरी कल्पना सुनो यार। अब आपने एजुकेशन पॉलिसी का 5+3+3+4 बोल दिया, तो मेरी कल्पना भी तो सुनो यार। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उस कल्पना सुनने में क्या नुकसान है। ठीक है, एक बच्चा 3 साल का हो रहा है 2022 में। हाँ 2022 में वो बच्चा गया, उनके मम्मी पापा उसको छोड़ने जाएंगे आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में छोड़ने गया, बच्चा रो रहा था, लेकिन वहां देखा तो खिलौना मिल गया, खिलौने से खेलने लग गया। उसको कोई बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं। खेलो तो अब देख सुनिए, मजे लो। खिलौना खेलने लग गया। अब वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत अच्छा खर्चा कर दिया, खेल के उसके वो लोकल सारे जो उस एरिया में खेले जाते हैं, ऐसे लोकल खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाने लग गया, तो बच्चा तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ करके तैयार हो जाएगा, रोना धोना नहीं करेगा। आज की झंझट ये होती है कि बच्चे को तैयार करना पड़ता है सुबह स्कूल जाने के लिए, पैसा सिस्टम में जो रोता है खूब रोता है, चॉकलेट देना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है, 100 रुपया 10 रुपया देना पड़ता है, फिर वो जाकर के चलता है। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। तो बच्चा उस खुश मिजाज में खेल खेल के अंदर दूसरी कक्षा तक पढ़ लेगा। उसके बाद वो आएगा तीसरी चौथी पांचवी में, थोड़ा और पढ़ेगा, पाठ्यक्रम एनसीईआरटी तय कर लेगा और उसमें ऐसे पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा जहां है मातृभाषा में लिखा भी जाएगा, जो सिलेबस है उसको पढ़ाया भी जाएगा। मातृभाषा में समझ करके वो अपने पर्यावरण में वही भाषा जो उसके पास पास बोली जाती है उसी भाषा में वो स्कूल के अंदर पढ़ेगा। तो क्या मजा आएगा साहब जी, ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आगे 3 4 5 के बाद हमारे साथ क्या मैं नर्सरी में शामिल हूँ क्या वापिस 3 साल का थोड़ा तरह यार बात कर रहे हो, खेल खेल में खेलूँ क्या मेरे को। नहीं ये अच्छी बात है, सही में। उसमें क्या होगा कि बच्चा अभी तक जो बच्चे जाते हैं उनका कई बार पेट दुखता है उनका सिर दुखता है, लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें पेट नहीं दुखेगा, सिर नहीं दुखेगा, तो माता वाता दुखना बंद हो जाएगा भाई साहब। फिर वो 3 4 5 के अंदर अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा। छठी सातवीं मतलब 3 4 5 छठी सातवीं आठवीं में जब आएगा तो कंप्यूटर शिक्षा से अवगत होगा। वोकेशनल कोर्स के रूप में अपनी मन चाहे काम जो सीखना चाहता है उसको 6 7 8 के अंदर वो कोर्स सीखेगा, उसकी ट्रेनिंग लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, त्रिभाषाओं का सिस्टम में उलझा जाएगा। अब यहाँ पर जो उलझा जाएगा, मेरे समय की परीक्षा देखना, और छठी सातवीं आठवीं में जब बच्चा हो, 3 4 5 में जब बच्चा हो, तो उसका जो मूल्यांकन होगा, उसका मूल्यांकन का तरीका बदल दिया गया है। उसमें बच्चा खुद देगा, बच्चे के दोस्त, ये कितना बढ़िया है कि दोस्त उसको नंबर देंगे, तो दोस्तों के साथ व्यवहार रखना पड़ रहा है, तो पड़ेगा ही पड़ेगा पैसा। अभी यहाँ तो दोस्तों के साथ कच्चू व्यवहार नहीं, यहाँ पर तो पैसा तूने मेरी कॉपी ले ली, तूने मेरा पेन ले लिया, झगड़ा कर लगे। आज तो कहीं पेन ले लेगा, कोई बात नहीं, नंबर बढ़िया देना, पेन ले ले तो चलेगा, ले ले तेरे नंबर मैं कम कर दूंगा। ठीक है, अगर माने पेन कॉपी ले लेगा घुस देगा, तूने मेरे को पेन नहीं दिया, चल इसका मदद करने का व्यवहार सीखा जाएगा। और ऐसी शिक्षा लेने के पश्चात जब वो 9th में जाएगा, और 9th में जाएगा तो उसको विकल्प मिलेगा तो चल मेरे को तो गाने का शौक है, चल म्यूजिक उठा लेता हूँ, अरे यार मेरे को तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में भी अच्छा खासा रुचि है मेरी, और जोड़ भाई तो मैथमेटिक्स को भी लेता हूँ, अरे यार ये तो नेतागिरी भी शौक है, पॉलिटिक्स भी है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल एमएलए विधायक सांसद इनका भी शौक है, तो पॉलिटिक्स ले लेता हूँ। अरे क्या अपनी मनचाहे सब्जेक्ट चूज कर लेगा। जब मनचाहे सब्जेक्ट चूज करने के पश्चात उसको जो अर्धवार्षिक वार्षिक वाली जो सेमेस्टर वाली जो एग्जाम्स होते हैं, ऐसे एग्जाम देगा, बोर्ड का बर्डन कम रहेगा, उसी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, पैटर्न से उसको बढ़िया तरीके से हो जाएगा, और फिर 12th के पश्चात वो 18 साल के होने के पश्चात ग्रेजुएशन करने के लिए आगे की तरफ जाएगा। आप समझो इस एजुकेशन पॉलिसी में 2022 में चालू होने के बाद जब उसको फिक्स 15 साल लगेंगे साहब जी, 12 साल ही लगेंगे, 12 साल लगेंगे उसको 15 साल नहीं लगेंगे ना, सो हाँ वो 15 साल तो लगेंगे, 15 साल तो लगेंगे, हाँ 3 साल का बच्चा, हाँ लेकिन 15 साल लगेंगे, हाँ लेकिन उससे पहले आ गया, माफी चाहूंगा, माफी तो साला कान पकड़ सकते हो, माफी चाहने के लिए कान पकड़ लो। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है कि मतलब 15 साल मतलब 2035 तक तो सब पापा हाँ 2035 तक इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। एजुकेशन इम्प्लीमेंट होने के बाद 2035 तक इम्प्लीमेंट तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा हाईएस्ट लेवल तक जाएगा तब टाइम आप उस एजुकेशन से पढ़ करके उसकी आंगनबाड़ी से पढ़ करके जब वो 12th जाएगा तो उसको 15 साल तो लगेंगे। तो 2035 तक एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए जाएगा, तो अब आपका स्ट्रीम ही खत्म कर दिया, नीचे स्ट्रीम ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। तो बीए बीएससी बीकॉम कुछ नहीं होगा क्या? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अब केवल बच्चा नवी में आएगा, उसके पास बहुत सारे विषय होंगे, और नवी की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बीएससी बीकॉम कर रहा हूँ, नहीं तो वहीं से शुरुआत होगी ना, नवी से लिया उसने, उसको पसंद है तो वो 12वीं तक जाएगा, 12वीं तक जाने के बाद अब वही सिस्टम आगे भी होगा,
हायर एजुकेशन में जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उसमें बीएससी बीए ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसमें उसको हम बोलेंगे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, बस यही होगा उसमें। जहाँ जो और मतलब पहला उसमें- सिस्टम क्या था? अब ये मतलब कोई यूं नहीं कहेगा मैं बीए में ग्रेजुएट हूँ, नहीं ऐसा नहीं, हाँ बीकॉम में ग्रेजुएट हूँ, ये तो आंग लेते थे, ये बच्चे को देख कर ही आंग लेते थे, ये आर्ट्स पढ़ रहा है तो इस हाँ बीए कर रहा है, ये BA करेगा, बीए कर रहा तो नहीं, आर्ट्स पढ़ रहा है, BA ये करेगा। मतलब होशियार नहीं है, ये माना जाता है आज से हमारे जो है तो ना, उसमें समाज केवल में। ग्रेजुएशन होगी, और उसमें ग्रेजुएशन केवल का सब्जेक्ट graduation कौन से वो अलग मैटर है। वो अलग मैटर है। ठीक है, अगर बात इसमें तो मैंने ये भी सुना है कि भाई वो अगर भाई बीच में अगर 1 साल पढ़ा छोड़ के चला गया, हाँ ये इसका इसमें जोड़ा गया है कि जैसे पहले करते थे, और जो है पहले क्या अभी चल रहा है अभी जो चल रहा है अभी तो इसी नीति में हम भी इसी में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, 3 साल पढ़ते हैं और हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हमारे पास एक डिग्री मिलती है। अगर हम ग्रेजुएशन नहीं करें, मतलब हमने जैसे फर्स्ट ईयर पढ़ ली और हो सकता है सेकंड ईयर में हमारी पृष्ठभूमि ऐसी है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, छोड़ दिया हमने, तो फिर और 8-9 साल बाद अगर हमें लगता है कि हम वापस आएँ तो हमें वापस सेकंड ईयर पढ़ लिया या फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तो उसके बाद वापस शुरू करना होगा। अब इस नीति में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया पहले साल में, तो पहले साल में उसको अगर उसने छोड़ भी दिया तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर में आया तो उसको पढ़ने का मन है, फर्स्ट ईयर भी पढ़ी, सेकंड ईयर पढ़ी, 2 साल हो गए तो उसको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, डिप्लोमा दे देंगे। उसके बाद उसने तीसरे साल भी पढ़ लिया तो तीसरे साल में उसको क्या होगा कि डिग्री दे देंगे। अब ये डिग्री हुई जैसे ही सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ये 3 हो गए। अब इसमें क्या होगा, जो ग्रेजुएशन को 4 साल कर दिया गया, अगर आप 3 साल करते हो तो आप जैसे कोई आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, डिग्री मिल गई है, 3 साल हो गए आपको, ग्रेजुएशन हो गई। अब आप कोई से भी जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें वो आप डिग्री के बाद दे सकते डिग्री के बाद आप दे सकते हो। उसके बाद 1 साल और जोड़ा गया है इसमें कि अगर चौथे साल भी आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, हो, पढ़ाई जारी रखते हो, पढ़ाई जारी रखते हो, तो आपको एक शोध में डिप्लोमा दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, रिसर्च डिग्री दी जाएगी। उसके बाद और इसमें ये हुआ है कि अब ये जैसे रिसर्च डिग्री हुई तो ये 4 साल का होगा। उसके बाद हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अब तक का जो सिस्टम है उसमें क्या है कि हम 3 साल तक ग्रेजुएशन की हमने, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो 2 साल की करनी पड़ती थी। इसमें क्या होगा कि अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन करते हो, रिसर्च तक करते हो, हाँ रिसर्च तक जो 4 साल तक है, आपको अगर रिसर्च डिप्लोमा मिला हुआ है तो आपको 1 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। और अगर आप डिग्री तक ही रखे हो तो हाँ, और अगर आप 3 साल तक डिग्री करते हो तो आपको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल की और उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की करोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा संभव। आप आपने 3 साल तक की है तो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करो। इसके अलावा इसमें जो हम पहले देखते थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद कोई अगर और भी आगे पढ़ना चाहे, किस पे रिसर्च करना चाहे किसी के ऊपर, तो पहले पीएचडी होती थी, अब भी होगी पीएचडी। उसमें क्या होगा कि पहले नेट का एग्जाम देते थे, उसके बाद एक एमफिल होता था, और उसके बाद पीएचडी करते थे। वो एमफिल अब एमफिल हटा दिया गया, गायब कर दिया, एमफिल गायब कर दिया उसमें। अब आप सीधे नेट का एग्जाम दो और फिर अच्छे नंबर है तो पीएचडी करो आप। तो ये है, आप देख ही लीजिए, इन भाई साहब ने बोला, हमारे विशेषज्ञ साहब ने, जिज्ञासु युवा जी ने तो इन्होंने जो बोला अब आप समझिए। तो ये जो हमारी जो हायर एजुकेशन है, मतलब यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन है ना, हाँ, स्कूलिंग बोर्ड वाला खत्म हो गया, बोर्ड वाला खत्म, बोर्ड वाला अब यूनिवर्सिटी एग्जाम करा यूनिवर्सिटी वाला गया। यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझिए। पहले ये होता था, मेरे खूब सारे साथी हैं जो परीक्षा मतलब बीच में ही फर्स्ट ईयर पढ़े फिर छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। अब छोड़ के चले जाते थे, 1 साल तो पढ़ लिया, फिर दूसरे साल लगा कि यार रुपये ही नहीं, यार क्या करते हैं यार, नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ऐसा ही कहीं जाता है, क्योंकि पूरा भारत ऐसा ही है, सबकी पृष्ठभूमि में ऐसे नहीं है कि वो लगातार पढ़ पाए। हाँ, सभी रेडी ये प्रॉब्लम आती है भाई साहब। जब भी हम पहले फर्स्ट ईयर पढ़े, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद अगर आपको पढ़ लिया आपने पूरा, लेकिन पूरा साल तो पढ़ना पड़ेगा। आप तो कहते हो 2 महीने ही पढ़ लें, मेरे को वहाँ नहीं पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, उसको एग्जाम लेना का आप बिल्कुल कहते हो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बार सुविधा बहुत बढ़िया कर दी है। हाँ कि एग्जाम दोगे, आप पास होगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसका मतलब आपको मतलब बीए नहीं होगा अब आगे आने वाले वक्त में, बीएससी नहीं चलेगा, बीकॉम नहीं होगा, केवल डिग्री मिलेगा आपको, ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन मिलेगा आपको। वो ग्रेजुएशन आप जो भी सब्जेक्ट चूज किया आपने उसमें ग्रेजुएशन मिलेगी। इसका मतलब आपने 1 साल पढ़ा, फिर लगा कि साहब जी रुपये की फर्क पड़ गया, रुपया नहीं है मेरे पास, तो वो क्या कर लेंगे, चलो क्या करते हैं, चलो गुजरात में बंगार की लाड़ी फेर लेते हैं। तो बंगार की लाड़ी फेरी 3-4 साल, फिर पता लगा यार धंधा ही नहीं हो रहा है यार पढ़ाई करते तो अच्छा रहता, तो चलो कि वापस पढ़ो। तो इस एजुकेशन में जब आपने छोड़ करके जहाँ से गए, जो आपने 1 साल पढ़ाई की, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के सारे अगर आप 4 साल बाद वापस पढ़ने गए तो आप सीधा अगला स्टेज पे रहो। नहीं हाँ, मतलब बीच में जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से शुरू होगा। हाँ। ऐसा नहीं वापस शुरू से नहीं करना पड़ेगा, शुरू से नहीं करना पड़ेगा, वापस अगला पढ़ो तो डिप्लोमा मिल जाएगा।
और 2 साल के बाद आप छोड़ के चले गए तो डिप्लोमा आपके पास रहेगा, डिप्लोमा है, और और 3 उससे साल आपने पढ़ लिए तो डिग्री मिल जाएगा। उस डिग्री के सारे आप कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं। ये जो आपका जो IAS RS ये जो एग्जाम्स होते हैं ना जो डिग्री लेवल के होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के, तो वो ग्रेजुएशन ऑफ डिग्री की जो मिलती है आपको एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद एक शामिल किया गया कि अगर नहीं मेरे को डिग्री से काम चल रहा है, मेरे को तो कंपटीशन एग्जाम में जाना था, मेरे को रिसर्च में जाना, यहाँ सुनना जनाब, यहाँ पर जो बदलाव किया जा रहा है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप समझते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप नजरअंदाज नहीं करते हो, ठीक है आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि रिसर्च के मामले में इंडिया बड़ा फिसड्डी है। बहुत माफी चाहते हैं हम इंडियन है, लेकिन रिसर्च के मामले में बड़े फिसड्डी हम। अब रिसर्च के मामले में फिसड्डी है तो अगर जब हायर एजुकेशन में रिसर्च को शामिल किया गया है तो जो बंदे इस एजुकेशन के अंदर ठेठ रिसर्च तक पहुंचे वो जरूर रिसर्च करना। यहाँ आपकी बात काटना चाहूंगा थोड़ी, जी काटो, सही बात काटो बोलिए, सही बात करें आप। जो रिसर्च में हम बहुत कम खर्च करते हैं, हम अपनी पूरी जीडीपी का केवल 0.7% इस पर खर्च करते हैं। 0.7% ये हम शोध पर खर्च करते हैं। सरकार जी आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा, वैसे हम ये बहुत कम है। बढ़ा चाहिए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन मतलब 1 साल पढ़े छोड़ दिया आपको मिला सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़े छोड़ दिया आपको मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल पढ़े छोड़ दिया आपको मिलेगा डिग्री, और उस डिग्री के सारे आप एग्जाम दे सकते हैं कंपटीशन। लेकिन आप अगर बाई चांस उसके आगे जारी करते हो तो रिसर्च में करोगे। अगर आपने रिसर्च कर दिया और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, वो आपने MA MCOM MSc सब खत्म हो गया भाई साहब, कोई MCOM MSc नहीं बोलेंगे, अब केवल 2 रहेगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप रिसर्च कर रखा है तो आपको 1 साल और स्टडी करो, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। अगर आपने माना कि आपने तो रिसर्च किया ही नहीं, ठीक है रिसर्च किया ही नहीं, आपने तो केवल डिग्री लिया, तो आप 2 साल में करोगे। और उस पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे आप नेट एग्जाम देख करके वो PhD तक पहुंच सकते हैं, MPhil सब हटा दिया गया। तो ये बुनियादी बदलाव है, आपको समझना चाहिए, आपको रियलिटी के अंदर समझना चाहिए। ये हुआ है, ये बताया जाता है मतलब अगर ये लागू होती है तो ये सब ठीक है। अब अपन बात भी कर लेते हैं, इंप्लीमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो मेरी बात समझिए आप, ठीक है, इसका मतलब हमने बात किस पर किया, स्कूली शिक्षा पर। एक बात किस पर किया है, हायर शिक्षा पर, हायर एजुकेशन। स्कूली शिक्षा में जो बदलाव हुए, 1 को 5 में, 6 3 4 5 में, सेकंड वाला 2 में, वापिस 6 7 8 में, अगले वाले 3 में, और 9 10 11 12 में। इसकी हमने बात की साल में, आप जरूर सुनना इस बातों को कि इसमें क्या बदलाव किए गए, और प्रचार प्रसार भी करना आप लोग, और समझने का प्रयास भी करना कि जो बदलाव हुए हैं। और मुझे तो लगता है जाना कि अच्छे बदलाव है, ये बदलाव अच्छे हैं अगर ये लागू हो तो बोल रहे हैं। अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी लागू हो तो बोल रहे हैं, हो तो बोल रहे हैं, तो बताता हूँ ये जो हो तो बोल रहे हैं, इसलिए इसके बीच में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नकारात्मक बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये विचार कर लेना, आप ये विचार कर लेना कि भाई GDP का 6% इंप्लीमेंट करेंगे। और मैंने एक रिसर्च किया था कि 1968 के अंदर भी पॉलिसी में लागू किया था कि 6% खर्च करेंगे, उसमें भी किया था, और 1986 वाले में भी किया था, और इसमें भी किया। तो जनाब इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम हिंदुस्तानी भी अगर सपोर्ट करेंगे ना तो मजा आएगा। थोड़ी बहुत बात और क्या, तो GDP वाला पर कोई बात करेंगे आप? हाँ, GDP में यही है कि भाई पहले जो हम जैसे दो पॉलिसियाँ पहले भी आई, 1968 की आई, 1986 की आई, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम 6% खर्च करेंगे, लेकिन हमने अभी तक 3.5 से आगे नहीं बढ़े। यहाँ तक कि 17-18 में तो हम केवल 2.7% ही खर्च किया हमने, जबकि अगर हम आसपास के दूसरे देशों को देखें, अगर अमेरिका को देखें या चाइना को देखें, तो वो जो देश हैं वो अपनी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर ये 6% हो जाता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा हमारी जो ये शिक्षा नीति है इसमें, ठीक है। और ये कहते हैं मोदी जी है, मुमकिन है तो शायद मुमकिन हो सकता है। स्वाभाविक चीज़, अगर GDP करो, मैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर GDP खर्च हो जाता है, इसका मतलब जो जितने भी परिवर्तन हैं वो सारे होंगे। तो ठीक है जी, तो आप हमारी बात सुन लीजिए। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केवल स्कूली शिक्षा और केवल जो हमारी जो हायर एजुकेशन की जो है उसमें जो बुनियादी बदलाव हुए हैं उसकी हम चर्चा लेकर आपके बीच में आए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, वो स्कूल जो कहते हैं कि भाई ये फलानी स्कूल जो है वो 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं, उसके अंदर 10th पढ़ाओ, ये स्कूल जो है इसमें पढ़ोगे तो 50,000 लगेंगे, और ये जो प्राइवेट स्कूल है इसमें 10th तक पढ़ोगे तो 15,000 लगेंगे। ये क्या है, बड़ी अनियमितताएं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी नकेल कस रही है ये जो प्राइवेट संस्था चलती है, जो मन चाहिए जो फीस लेती है।
तो इसका पैमाना भी क्या आप उसका स्टडी करना, तो उसमें ये पैमाना तय कर लिए गए कि भाई ये इससे ज्यादा आप मैक्सिमम ओवर नहीं वो कर लेंगे कि भैया इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ये चीज है। ये एक और जैसे सबसे- एमआरपी होती है, एमआरपी एमआरपी होती है, एमआरपी में किसी पैकेट पर लिख दिया गया एमआरपी 20 रुपए है, तो 20 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। पार्ले जी 5 रुपया का है, लेकिन जब 5 रुपया मार्केट में मिल गया तो आपको बस 5 रुपया में मिल अगर जाएगा, कोई लेता है 4 रुपया में 6 रुपया मिलेगा, और तो वो कानूनी अपराध होगा। बत्ता लेंगे तो जूता मिलेंगे, तो अपराध में ये चीज़ नहीं होता। तो इसका मतलब एक ये एजुकेशन पॉलिसी ये फीस तय कर देगी, मापदंड नहीं करेगी, ये ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। दूसरा वोकेशनल छठी 7वीं 8वीं में मनचाही सब्जेक्ट ले रहा है, ये बड़ी खूबसूरतियाँ हैं इनकी, बहुत शानदार शानदार खूबसूरती है। मदर टंग में पढ़ना इसकी बहुत बढ़िया खूबसूरती है, बहुत- मातृभाषा में पढ़ना, खिलौनों के साथ पढ़ना, खेल विधि के साथ पढ़ना, शुरू में परीक्षाएं नहीं लेना, ये बहुत बढ़िया खूबसूरती है। इसके अलावा इसके डिपार्टमेंट में भी 2-4 टुकड़े कर दिए, डिपार्टमेंट भी तो चेंज कर लिया हुआ कि पहले वो मानव हाँ, विकास संस्थान पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। तो नाम भी चेंज कर लिया। अब हम भारत मतलब भारत में पहले मानव विकास मंत्रालय जो संभालता था ना, कैबिनेट का मंत्री, वो मतलब शिक्षा मंत्री उसका होता था। नाम बदल दिया तो गया। उसका नाम करके वो शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। और उसमें डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा टुकड़े किया जाएगा, एक तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या सिस्टम है, एक डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है। एक डिपार्टमेंट वो जो टीचर्स की स्कॉलरशिप वाला सिस्टम में काम कर सकता है, टीचर की तनख्वाह कैसे बढ़े उसके ऊपर काम कर सकता है। एक उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने वाला भी रहेगा, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं दिखाई दे रहा है, ये केवल पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के पश्चात अब उसको एक कानून बढ़ने के लिए एक कहाँ जाना पड़ेगा, लोकसभा में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो हमारा सामान्य नियम है कि जो कोई भी प्रस्ताव होता है वो सबसे पहले कैबिनेट पारित करती है, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा, और जब लास्ट में राष्ट्रपति साइन करेगा तब ये नीति। तो लोकसभा में जाना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा। जो भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव होंगे तो यहाँ पर बदलाव संशोधन करने होंगे तो संशोधन किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा मसौदा नहीं लागू नहीं कर दिया गया यात्रा में। हाँ, इसका मतलब अभी ये पॉलिसी बनी है, पॉलिसी बनी है। पॉलिसियां हिंदुस्तान में खूब सारी बनती है, लेकिन इसको लेकर के, इन पॉलिसियों को लेकर के, जिस प्रकार मोदी जी मैंने पिछले 2-4-5 दिनों में इस पॉलिसी को लेकर के 2 या 4 बार बात करने के लिए आ गए हैं टीवी टेलीविजन पर, तो इसका मतलब है कि वो थोड़े कमिटमेंट है कि इस पॉलिसी को लागू करना है, इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करवाना है। तो इंप्लीमेंट के अलग अलग लोचे हो सकते हैं, इंप्लीमेंट का एक तरीका हो सकता है। इम्प्लीमेंट भी होगा, और इसमें ये भी है कि ये तो बातें हैं जो पॉलिसी में बताई गई है, लेकिन क्या उसको हम ग्राउंड लेवल पर उतार पाएंगे क्या? ये तो ये इम्प्लीमेंट हाँ। कर, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन में अगर गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है तो मेरी बात समझिए, मैं बात काट लेता हूँ। हाँ। आपने भी मेरी बात को एक बार कैसे से काटा था, हाँ, मैं तलवार से काट लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, ग्राउंड लेवल पर आएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंटेशन के प्रस्ताव लाती है, इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, तो भारत की जनता को, भारत के लोगों को उस इम्प्लीमेंटेशन को ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, ठीक है। जो इनसे जुड़े रहेंगे टीचर, उनको जरा जानता है कि आप गुरु की संज्ञा मिलेगी आपको, अगर आप गुरु की संज्ञा मिलेगी तो आप इस पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट करवा लीजिए। बढ़िया शानदार तरीके का एजुकेशन, जिस देश का एजुकेशन इतना शानदार हो जाएगा ना, एजुकेशन इतना शानदार हो जाएगा ना, वो देश बड़ा श्रेष्ठ बनने वाला है। और उस श्रेष्ठ में हमारा योगदान जो बढ़ सकता है, जो हम दे सकते हैं, वो जरूर हम लोगों को देना चाहिए। और कोई बात करें भाई साहब, चलिए बात खत्म और करेंगे। तो बातें बहुत सी हैं, बातें बहुत सारी बातें बहुत ठीक है सारी हैं, जी। तो लेकिन बातें तो ठीक है, जैसे चलो हम खात्मा करने से पहले बातचीत करते हैं। तो लेसिया जी, हम लोगों ने आपके बीच में एक चर्चा लेकर के आए, चर्चा थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, ठीक है। आप लोगों से केवल मेरा एक कामना रहेगी, ठीक है, मैं आप लोगों से एक कामना करूंगा कि ये जब एजुकेशन पॉलिसी जब कानून बन करके राज्यसभा लोकसभा से होकर के राष्ट्रपति से पास होकर के आ जावे, जब, क्योंकि ये एक वो सूची का मामला भी तो है, हाँ, ये एक समवर्ती सूची का मामला भी है। शिक्षा तो राज्य जो है उसको मानने नहीं मानने, राज्यों पर भी डिपेंड करता है। तो राज्य भी जिस भी विचारधारा की सरकारें अगर पूरे हिंदुस्तान के जिस भी राज्य पर चल रही हो, उन सब से मेरा यह सिस्टम रहेगा, उनसे मतलब कामना रहेगी कि आप लोग इनको आइए, हाथों हाथ लीजिए। लगभग जो उन्होंने सुझाव लिए, सुझावों के हिसाब से बनाई गई पॉलिसी है, तो जनता के मन को जान करके बनाई गई पॉलिसी है, तो इनका हमको स्वागत करना चाहिए। और इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में अगर हम कुछ कोऑपरेट कर सके, गवर्नमेंट को हम कुछ सहयोग दे सके, तो सहयोग भी हमको देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जिज्ञासु युवा, जिनका नाम महेंद्र जेलिया था। इनके साथ हमने आपके साथ चर्चा की। अब आप हमारे चैनल को कभी कभार सब्सक्राइब भी कर लिया करो, थोड़ा बहुत वो बेल आइकन भी दबाया करो। आप भी थोड़ा पैसा कह दो ना, मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। ठीक है जी, अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़